क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो पर कुछ हार नहीं मानूंगा। इसीलिए दोस्तों अपने हौसले बुलंद रखो, सफलता जरूर मिलेगी। और चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक है बुंदेलखंड। जी हाँ, आप अभी लगातार बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं और बुंदेलखंड में जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे आपको बुंदेलखंड पढ़ते रहना है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक 2 दिनों से जो क्लास ली है वो 2 दिनों की क्लास में आपको सब कुछ याद होगा। और जितने लोग याद नहीं कर रहे हैं एक बार प्रश्न का रिवीजन करते रहिएगा। तो आज डे 3 में आप पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और आज की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले मित्रों भूलिए नहीं 10 का डोज। जी हाँ, प्रतिदिन 10 का डोज। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जी हाँ, चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, 20वीं सदी की शुरुआत महाराज राय बहादुर सिंह ने की थी। पिछले वीडियो में आपने 14वीं शताब्दी का तक चंदेल शासकों ने शासन बुंदेलखंड पर किया था। ये आपने पढ़ा था कि 14वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड पर शासन किया था। इसके बाद 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो महाराज राय बहादुर सिंह ने अपना बुंदेलखंड का इतिहास लिखा। इसके बाद फिर शुरुआत में बुंदेलखंड को किन किन नामों से जाना जाता था। जब बुंदेलखंड बना था तो उस समय शुरुआत में बुंदेलखंड को किन किन नामों से जाना जाता था, तो साबर, कोल, किरात, पुलिंद और निषादों का प्रदेश भी बुंदेलखंड हुआ करता था। क्योंकि आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में ज्यादा निवास करते हैं। भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश और गोंड जनजाति, ये दोनों मध्य प्रदेश की भील जनजाति और गोंड जनजाति, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। इससे प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद मित्रों आपको बताना चाहूंगा बुंदेलखंड तारण पंथ के जन्म के स्थान के रूप में भी पूरे प्रदेश में प्रमुख मशहूर माना जाता है। तारण पंथ के जन्म स्थान के रूप में, तारण पंथ के जन्म स्थान के रूप में क्या माना जाता है, पूरे देश में मशहूर माना जाता है। तो तारण पंथ जी का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य, शुंग, कुषाण, नाग, गुप्त, अफगान, मुगल और बुंदेला मराठा। और इसके बाद अंग्रेजों ने भी बुंदेलखंड पर शासन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मौर्य, शुंग, कुषाण, नाग, गुप्त, अफगान, मुगल, बुंदेला मराठा और अंग्रेजों ने भी अपने बुंदेलखंड पर शासन किया है। जी हाँ, आपको यह भी पता होगा, आप पिछले 10वीं क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अपने छतरपुर में एक अंग्रेजों का चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो अंग्रेजों ने इस पर जो आपकी एक नदी है, उस नदी के किनारे जो मीटिंग चल रही थी, उस नदी के किनारे जो मीटिंग चल रही थी तो उसमें अंग्रेज के एक सैनिक ने देख लिया और जाके अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर के उस पर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उर्मिल नदी पर यह घटना घटित हुई थी और यह छतरपुर जिले में आती है और छतरपुर बुंदेलखंड में आता है। तो एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है, आपको याद रखना है। इस घटना का नाम है चरण पादुका गोलीकांड। जी हाँ, यह भी बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध स्थान की हम बात करें तो ऐसे तो बुंदेलखंड में बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख की बात करें तो खजुराहो का आपके जो पर्यटक स्थल में आता है
खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर हो गया आपका, और भी कई ऐसे जैन मंदिर हैं, बुद्धा टेम्पल्स वगैरह हैं, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और खजुराहो आपके नजदीक आता है। तो जी हाँ मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रमुख की बात करें तो खजुराहो हो गया, इसके बाद दतिया की बात करें पीताम्बरा पीठ दतिया हो गया। झांसी में जाएंगे तो झांसी का किला हो गया, रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। जी हाँ, इसके पहले अगर आप इन सब चीजों को देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल उन्हीं फैक्ट के बारे में आपसे चर्चा होती है जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पे कोई डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा, कम और सीमित और अच्छा पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको फैक्ट बताए जाएंगे सेम टू सेम यही टॉपिक उठ के आपके पेपर में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों इनको ध्यान से एक नोट्स में बना के इसको तैयार करिएगा और इनको याद करते चलिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने सन 1613 ईस्वी में बनवाया था। जी हाँ, 1613 ईस्वी में किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला। सब लोग जानते हैं वीर सिंह बुंदेला वही हैं जो ओरछा के राजा थे। अकबर के पुत्र का नाम था सलीम चिश्ती। अकबर का पुत्र जो सलीम चिश्ती था उसकी दोस्ती ओरछा के वीर सिंह बुंदेला से थी। एक बार की घटना है कि वीर सिंह बुंदेला और की जो दोस्ती थी वो अकबर के पुत्र सलीम चिश्ती से थी। तो सलीम चिश्ती अक्सर ओरछा आया करता था और किसके पास बैठा करता था? ये बैठा करता था वीर सिंह बुंदेला जी के पास। अब जो अकबर के मित्र थे, अकबर के मित्र का नाम था अबुल फजल अली। अबुल फजल अली बहुत करीबी थे। उन्होंने एक अकबर के लिए एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। ये फजल अली के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो इन्होंने क्या किया था, जो सलीम चिश्ती था वो वीर सिंह बुंदेला से मिलने आता था। तो वीर सिंह बुंदेला और इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये ड्रिंक बहुत किया करते थे, नशा किया करते थे। तो अबुल फजल अली ने ये बात अकबर तक पहुंचाई। अकबर ने कहा कि यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, क्या मेरा पुत्र है तो क्या आपका कोई हक नहीं बनता? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं रोक सकता हूं। तो फजल अली ने सलीम चिश्ती को रोका, जाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए मना किया, लेकिन उसको ये लगा कि छोटा सा व्यक्ति जो ना कोई शान ना शौकात, ना कोई राजा ना महाराजा, और एक महाराजा के बेटे को टोकने वाला कौन होता है? तो उस व्यक्ति मतलब सलीम चिश्ती ने अबुल फजल अली की रास्ते में हत्या कर दी थी। जी हाँ, अबुल फजल अली की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम ही है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती को जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये वही वीर सिंह बुंदेला हैं जिनकी जहांगीर के साथ बहुत घनिष्ठता थी। लेकिन यहां बात हो रही है ओरछा के किला की। तो ओरछा के किला की अगर हम बात करें तो ओरछा के किला में वीर सिंह बुंदेला का विशेष योगदान रहा है और सन 1613 ईस्वी में इन्होंने यह किला बनवाया था। हम बुंदेलों की बात करें तो बुंदेलों ने इस किले पर लगभग 25 वर्षों तक शासन किया था। कब तक किया था? 25 वर्षों तक शासन किया था। और इसके बाद झांसी की रानी के पास 3 घोड़े थे। झांसी की रानी के पास कितने घोड़े थे? 3। बहुत सारे बच्चों को यह प्रश्न पता नहीं है कि झांसी की रानी के पास कितने घोड़े थे। अक्सर लोगों को पता है कि झांसी की रानी के पास एक ही घोड़ा था और उसका नाम बादल था। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब झांसी की रानी युद्ध लड़ रही थी अंग्रेजों से और वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो उस समय जिस घोड़े पर वो सवार थी उस घोड़े का नाम बादल था, इसलिए उसका नाम ज्यादा जिक्र होता है। इसलिए बच्चे समझते हैं कि केवल एक ही घोड़ा था। जी नहीं दोस्तों, झांसी की रानी के पास 3 घोड़े थे। एक घोड़े का नाम था सारंगी, दूसरे का नाम था बादल और तीसरे का नाम था पवन। ये आपको याद रखना है। अंतिम युद्ध के समय रानी जिस घोड़े पर सवार थी उसका नाम बादल था। जी हाँ, जो अभी इसके पहले बताया था ये आपको याद रखना है। बहुत ही पूछे जाने वाले ये फैक्ट हैं। इसके बाद झांसी की रानी का केवल एक ही पुत्र था और उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। तो आपको याद रखना है मित्रों, दामोदर राव एक ही पुत्र था और वो झांसी की रानी का था। और इसके बाद
आपको जितने फैक्ट ये 10 दिए गए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इनको आप डेली रूटीन में रिवीजन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि 10 प्रश्न ही केवल आपको दिए जाते हैं और अगर प्रतिदिन आप 10 प्रश्न याद करते जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली क्लासों में एक बहुत बड़े योद्धा बनने वाले हैं। किस चीज के लिए? परीक्षा में बैठने के लिए। जी हाँ, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये हर एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मित्रों इन सब क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखते जाइए। आगे अभी क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी हैं और आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करवाइएगा दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।